तो कहता है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है, इन्हीं को देना पड़ता है। आप ये बताइए कि अगर लोग इतना नाराज हैं अपने विधायक से, तो विधायक 3 बार 4 बार जीत कैसे रहा है? उसको आप ही और हम लोग तो जिता रहे हैं मिलके। तो अगर आप यहाँ पर जो आपके सांसद हैं, उस सांसद के बारे में लोग बता रहे हैं कि लोगों ने चेहरा ही नहीं देखा है। समस्तीपुर, जहां से कर्पूरी ठाकुर जी का ये जमीन है, पूरे राज्य का नेतृत्व किया समस्तीपुर ने, और आज आपकी दशा ये है समस्तीपुर जिला की कि 10 में से 10 विधायक समस्तीपुर के बाहर का है, और दोनों एमपी लोकसभा सदस्य भी समस्तीपुर के बाहर का है। पूरे 35 लाख के आबादी में समस्तीपुर में एक भी काबिल आदमी नहीं है। अगर आप वैशाली के, मुजफ्फरपुर आदमी को के वोट दीजिएगा, उसको क्या मतलब है समस्तीपुर से? आया, वोट लिया, चला गया। आपने वोट दे दिया मोदी जी का चेहरा देख के, आपने वोट दे दिया कि रामविलास पासवान जी के परिवार के इसलिए दे दिए। तो भाई, वोट तो आपने अपने काम के लिए दिया नहीं। तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो होगा कैसे? जिसको आपने वोट दिया है उसको भी मालूम है कि आप तो काम के लिए नहीं वोट दिए हैं। आप तो हिंदू बन के वोट दिए, आप तो जात के लिए वोट दिए। आपने इसलिए वोट दिया कि उनके बाबूजी लालू प्रसाद यादव जी हैं कि रामविलास पासवान जी हैं। तो इस अभियान देखिए, ये 50 वर्ष से जमी हुई काई है, एक दिन में नहीं सुधरेगी, लेकिन प्रयास किसी को तो करना पड़ेगा। गांव गांव, घर घर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई आप खड़े होइए। लोगों को आजादी कैसे मिली? 200 साल से हम लोग जी रहे थे गुलामी में। लोगों ने, नेताओं ने उस समय के आकर घर घर लोगों को समझाया कि भाई पेट भरने से नहीं होगा, आजादी आपका अधिकार है, आप खड़े होइए, लड़िए। गांव गांव से हर समाज के लोग खड़े हुए, तब न देश को आजादी मिला। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना है तो सबको लगना पड़ेगा, खाली एगो नेता के आने से नहीं होगा। यहाँ तो पूरा व्यवस्था सड़ गया है, नीचे से लेके ऊपर तक। एक आप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, एक एमएलए, एक मुखिया हराने से थोड़ी कुछ होगा। नीचे वार्ड सदस्य से लेके ऊपर मुख्यमंत्री तक सब उसी में लगा हुआ है। टोटल व्यवस्था सड़ गया है। देखिए, बिहार के कई हिस्सों में, चाहे पश्चिम चंपारण में बगहा हो, समस्तीपुर में रोसड़ा हो, जिले की मांग जायज है, बहुत दिनों से है। लोगों का मानना ठीक है, लोगों का कहना भी है, लेकिन वही है, नीतीश कुमार ने बगहा को पुलिस जिला बना दिया, लेकिन पूरा जिला नहीं बनाया, इसलिए कि हमारा मन नहीं है। रोसड़ा में उनको बनाना ही नहीं है। रोसड़ा चूंकि यहाँ पर उनके राजनीतिक विरोधियों का क्षेत्र रहा है, आप इसको समझिए, क्यों नहीं बनाया। ये जो क्षेत्र रहा है वो रामविलास पासवान जी यहाँ पर राजनीतिक विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार के, और इसी वजह से विंडिक्टिव आदमी है, उन्होंने रोसड़ा को जिला नहीं बनाया है कि उनका क्षेत्र है, वोट उनको देते हो तो जिला हम नहीं बनाएंगे, यही वजह है। वही संविधान जो आपको कहता है कि जिस विचारधारा, जिस नेता, जिस दल पर भी आपका भरोसा है, उसको आप मदद कीजिए, उसको वोट कीजिए, उसको जिताइए। लेकिन संविधान ये भी कहता है कि अगर 5 वर्ष में उस दल ने, उस व्यक्ति ने, उस नेता ने काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उसका समर्थन किया है, उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तब तो ये राजतंत्र हो जाएगा, फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? एक बार नीतीश कुमार बन गए, जब तक रहेंगे वही रहेंगे, उसके बाद उनका बेटा होगा। यही तो दुर्दशा है बिहार की। आप देश के किसी भी प्रगतिशील राज्य को देख लीजिए, हर 5 साल 10 साल में सरकार वहां बदल रही है। कर्नाटक में सरकार बदल रही है, तमिलनाडु में सरकार बदल रही है। वो राज्य देश में सबसे आगे हैं, बिहार देश में सबसे पिछड़ा है, और यहाँ 35 साल से कोई सरकारें नहीं बदल रही। पिछले 32-33 साल से लालू जी और नीतीश, बस इसके आगे बिहार में देखा ही नहीं है। तो अब समय आ गया है कि लोग लालू नीतीश से आगे देखें। अगर नहीं देखिएगा तो जिस दुर्दशा में आप जी रहे हैं, आने वाली पीढ़ी और आपके बच्चे भी इसी दुर्दशा में जिएंगे। बात लोगों ने यहाँ पिछले 1 महीने में मुझे बहुत बड़े स्तर पर बताई है, तो मैं अलग से आपको साझा कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब महागठबंधन की सरकार पिछले वर्ष बनी, तो लोगों के मन में आशंका थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। तब मैंने पदयात्रा शुरू की थी। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 महीनों से लोगों की जो आशंका थी वो कहीं न कहीं सही होती दिख रही है। लोगों का मर्डर, डकैती, अपहरण वो फिर से धीरे धीरे चालू हो गया है, और बड़ी संख्या में, तादाद में चालू हो गया है। सूखे की स्थिति के लिए लोग जरूर बता रहे हैं कि समस्तीपुर जैसे जिलों में बारिश नहीं हुई है। सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। लोग किसी तरह अपने फसलों को जिंदा रखे हुए हैं बोरिंग से, लेकिन सबका मानना है कि अगले कुछ दिनों में अगर बारिश नहीं हुई, सरकारी सहायता नहीं मिली,
तो जो फसल लगे हुए हैं ये भी सब बर्बाद हो जाएंगे। ये अभी तक का मेरा अनुभव है। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, पत्रकारों की हालत बिहार में वो है कि आप सबका दुख लिख सकते हैं अपना दुख छोड़ के। पत्रकारों की जो दुर्दशा है बिहार में, उसका तो जिक्र ही मत कीजिए। हम यहाँ 1 साल से घूम रहे हैं, पत्रकार बंधुओं से भी मिल रहे हैं। आप मतलब रूलिंग पार्टी जदयू के अध्यक्ष ने कुछ महीने पहले ये बयान दिया था कि जितने पत्रकार सरकार के खिलाफ में लिख रहे हैं सब शराब माफिया से जुड़े हुए लोग हैं, ये शराबबंदी खिलाफ है। बताइए आप लोग सब, मतलब ये मामूली, यही मैं कह रहा हूं, अहंकार। ऑफिशियली रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि सारे पत्रकार जो सरकार के खिलाफ कुछ बात बोल रहे हैं वो शराब माफिया से जुड़े हुए हैं या शराबबंदी के विरोध में है। तो ये तो अहंकार दिखाता। और ये अहंकार, देखिए आपको हमको ये समझना है ये अहंकार आता कहां से। लोकतंत्र में इतना अहंकार आपको तभी आएगा जब आप समझिएगा कि हमारी कुर्सी जा नहीं सकती है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये सोच लिया है, समझ लिया है 15 के बाद जो घटनाएं हुई हैं कि उन्होंने देखा कि चाहे किसी को जनता वोट दे, आप वोट चाहे आरजेडी को दीजिए, आप वोट कांग्रेस को दीजिए, आप वोट जदयू को दीजिए, आप वोट निर्दलीय को दीजिए या आप वोट कांग्रेस को दीजिए, घुमा फिरा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन जाएंगे। तो उनको लगता है भैया जनता जो भी कर ले मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। तो इस बार अब अंतिम पारी खेल रहे हैं। अब अंतिम जितने महीने उनके चल रहे हैं वो जोड़ ले, इसके आगे का कोई गणित उनका लगने वाला नहीं। हम 10 महीना से चल रहे हैं, जहां पर जाइए लोग विधायक को, एमपी को गालियां दे रहा है। फिर हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा भैया आप इतना नाराज है तो जीत क्यों रहे हैं? तो कहता है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है, इन्हीं को देना पड़ता है। आप ये बताइए कि अगर लोग इतना नाराज हैं अपने विधायक से, तो विधायक 3 बार 4 बार जीत कैसे रहा है? उसको आप ही और हम लोग तो जिता रहे हैं मिलके। तो अगर आप यहाँ पर जो आपके सांसद हैं, उस सांसद के बारे में लोग बता रहे हैं कि लोगों ने चेहरा ही नहीं देखा है। समस्तीपुर, जहां से कर्पूरी ठाकुर जी का ये जमीन है, पूरे राज्य का नेतृत्व किया समस्तीपुर ने। और आज आपकी दशा ये है समस्तीपुर जिला की कि 10 में से 10 विधायक समस्तीपुर के बाहर का है और दोनों एमपी लोकसभा सदस्य भी समस्तीपुर के बाहर का है। पूरे 35 लाख के आबादी में समस्तीपुर में एक भी काबिल आदमी नहीं है। अगर आप वैशाली के, मुजफ्फरपुर आदमी को के वोट दीजिएगा, उसको क्या मतलब है समस्तीपुर से? आया, वोट लिया, चला गया। आपने वोट दे दिया मोदी जी का चेहरा देख के, आपने वोट दे दिया कि रामविलास पासवान जी का परिवार के इसलिए दे दिए। तो भाई वोट तो आपने अपने काम के लिए दिया नहीं। तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो होगा कैसे? जिसको आपने वोट दिया है उसको भी मालूम है कि आप तो काम के लिए नहीं वोट दिए हैं। आप तो हिंदू बन के वोट दिए, आप तो जात के लिए वोट दिए। आपने इसलिए वोट दिया कि उनके बाबूजी लालू प्रसाद यादव जी हैं कि रामविलास पासवान जी हैं। तो इस अभियान देखिए, ये 50 वर्ष से जमी हुई काई है, एक दिन में नहीं सुधरेगी। लेकिन प्रयास किसी को तो करना पड़ेगा। गांव गांव, घर घर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई आप खड़े होइए। लोगों को आजादी कैसे मिली? 200 साल से हम लोग जी रहे थे गुलामी में। लोगों ने, नेताओं ने उस समय के आकर घर घर लोगों को समझाया कि भाई पेट भरने से नहीं होगा, आजादी आपका अधिकार है, आप खड़े होइए, लड़िए। गांव गांव से हर समाज के लोग खड़े हुए, तब न देश को आजादी मिला। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना है तो सबको लगना पड़ेगा, खाली एगो नेता के आने से नहीं होगा। मिले या नहीं, 2 उद्योग की बात हर लोग कर रहे हैं, वो है शराब माफिया और बालू माफिया। जहां पर चले जाइए, शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोग हर गांव में इस सरकार ने पैदा कर दिया है। शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद हो गया, लेकिन घर घर होम डिलीवरी चालू हो गया। और शराब के इस कारोबार में नए लड़के लगे हुए हैं। और हर गांव में जो लोग बता रहे हैं कि लोग मोटरसाइकिल खरीद के, इवन युवा के साथ साथ जो लड़कियां हैं वो भी कई गांव में लोग बताते हैं कि शराब के अवैध कारोबार में लोग लगे हुए हैं। हर साल बिहार सरकार का, बिहार के लोगों का शराबबंदी के वजह से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में, शराब माफिया के हाथ में। गांव गांव में एक और समस्या शुरू हो गई। जब शराब लोगों को नहीं मिल रहा है तो लोग अलग अलग तरीके का नशा का काम शुरू कर दिए हैं। कोई स्मैक खा रहा है, कोई ड्रग्स खा रहा है,
ये स्थिति पहले बिहार में नहीं थी। शराब माफिया के साथ साथ एक और जो माफिया बिहार में अभी सबसे ताकतवर है वो है बालू माफिया। जहां पर आप जाइए बालू का बड़े स्तर पर कारोबार हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया सरकार का चोरी करके, बिहार के लोगों का चोरी करके, पुलिस और प्रशासन की मदद से अवैध बालू का कारोबार पूरे बिहार में चल रहा है। इस पूरे पदयात्रा के दौरान जो लोगों ने 3 सबसे ज्यादा शब्द मुझे बताए, वो पहला शब्द है अफसरशाही। बिहार में लोग अफसरों से परेशान हैं। जो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई जातिगत जनगणना, पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप करा रहे हैं, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं, कुछ जानकारी। तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है। और अगर मान लीजिए आपने करा भी लिया, अगर उसको लीगल सैंक्टिटी मिल भी गई, तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे? दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है। दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए, जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही ना करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। अधिकार वो है सड़क और बिजली। निश्चित तौर पर चाहे वो केंद्र सरकार की सड़क हो या राज्य सरकार की सड़क हो, राष्ट्रीय मार्ग और राजकीय मार्ग, उसमें सुधार दिखा है। लेकिन जहां तक पंचायती राज की सड़क है, ग्रामीण कार्य की आरईओ की सड़क है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना की सड़क है, ग्रामीण सड़कों की स्थिति करीब करीब वही है जो पिछले 15-20 साल पहले हुआ करती थी। अभी मैं आपके क्षेत्र में आया हूं, वारिसनगर में, जो यहाँ की मुख्य सड़क है प्रखंड की, आप उसकी हालत आप लोग देख ही रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि 10 बरस से इसी दुर्दशा में है। तो जो लोग भी बिहार में सड़कों की स्थिति बेहतरी की बात करते हैं, उनको इसका फर्क समझना चाहिए। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे ठीक हो गया, लेकिन जो ग्रामीण सड़क है, जो प्रखंड और पंचायत गांव की सड़क है, वो पहले या पहले से भी बदतर या उसी हालत में है। इसके बाद जो एक क्षेत्र है जहां सुधार दिख रहा है वो है बिजली। निश्चित तौर पर बिजली बिहार के हर गांव, हर घर में पहुंच गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर जगह बिजली दिखी है। बिजली को लेकर जो समस्या है वो है बढ़े हुए और गलत बिल का आना, जो कटिहार बरसोई में अभी घटना हुई है। इस बात को मैं पिछले 6 महीने से बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि हर गांव में जब हम लोग जा रहे हैं तो लोग ये बता रहे हैं कि भैया बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। 2000, 6000, 10,000, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक भी लोगों ने अपने बिल दिखाए हैं। एक बार अगर गलत बिल आपको आ गया तो आपके पास अब कोई उपाय नहीं है। डीसीएलआर के कार्यालय का चक्कर लगाते रहिए या लोक अदालत में घूमते रहिए, बिजली का कनेक्शन आपका कट जाएगा, कोई सुनवाई है नहीं। नीतीश कुमार आज जो मुख्यमंत्री हम लोग के हैं, उनकी प्राथमिकता बिहार का विकास, उनकी प्राथमिकता बिहार के लोगों की सुरक्षा, उनका पढ़ाई, उनका रोजगार नहीं है।
उनकी प्राथमिकता है कि हम मुख्यमंत्री किसी तरीके से बने रहें, चाहे भाजपा के साथ रहें या लालटेन के साथ रहें, हम मुख्यमंत्री बने रहें। बिहार की जनता अपना देख ले, उनका अच्छा हो, खराब हो, भला हो, बुरा हो, नीतीश कुमार को उसकी चिंता नहीं है। नीतीश कुमार को अपने कुर्सी की चिंता है। उनको मालूम है कि वोट जनता किसी को दे, जनता चाहे वोट लालटेन को दे कि कमल को दे कि कांग्रेस को दे कि नीतीश को दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। ये जो समस्या है, इसी से बिहार को ज्यादा परेशानी है। आप वोट देते लालटेन को तो नीतीश कुमार बन गए, आपने वोट दिया कमल को तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं अहंकार हो गया है कि बिहार की जनता किसी को वोट दे, मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। तो उनको काम करने की जरूरत क्या है, अपना बैठे हुए हैं। आपने देखा कोरोना में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, हजारों बच्चे मारे मारे पूरे देश में फिर रहे थे और नीतीश कुमार अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। समस्तीपुर में हमको बता दीजिए, गुजरात का एक आदमी आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है, कोई केरल तमिलनाडु से आके बिहार में मजदूरी कर रहा है। भाई गुजरात में गरीब नहीं है, केरल तमिलनाडु में गरीबी नहीं है, वहां पर भी गरीबी है। लेकिन उन लोगों ने इतनी व्यवस्था अपना बना लिया है कि 15,000 रुपया के कमाने के लिए किसी को अपना घर परिवार राज्य छोड़कर नहीं जाना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था केरल में, गुजरात में, तमिलनाडु में, पंजाब में बना है तो बिहार में काहे नहीं बन सकता? वहां पर वो लोग कौन अंतरिक्ष का कोई वैज्ञानिक लाकर बनाया है? ये बिल्कुल किया जा सकता है। दुनिया भर के विशेषज्ञों से हमने बात करी, साल भर के अंदर ये संभव है। हर पंचायत में अगर आप 500 से 700 नौकरी का, रोजगार का अवसर कर दें तो सारा जितने लोग बाहर गए हैं वो वापस आ सकते हैं। 700 हर उसका योजना बनाकर घूम रहे हैं, गांव गांव जाकर वो योजना बना रहे हैं। क्या करने से आप ही के पंचायत में 700-800 रोजगार हो जाए? बिहार में नाली गली बने चाहे नहीं, स्कूल अस्पताल जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है ये पलायन का रुकना। जहां जाइए पूरे देश में जिसको भी मजदूर चाहिए कहता है जा बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ। हम लोगों ने 32 बरस में लालू नीतीश ने बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग का आत्मसम्मान मर गया। बच्चा पैदा कीजिए, किसी तरह पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा कीजिए और फिर ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठा के भेज दीजिए, वहीं पर मजदूरी करेगा, 10-12 हजार रुपया में पेट काटेगा, 6,000-8,000 घरे भेजेगा, इसी में जीवन बीत जाएगा। ये बदलने के लिए यहाँ के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक लगे तो इससे जुड़िए और न ठीक लगे तो जिस दल का, जिस नेता का जो झंडा लेकर घूमते रहिए, हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर वो गलती कीजिएगा तो फिर बिहारी कह के जब लोग गाली देता है तो सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम लोग इसी दुर्दशा में रहने के आदी हैं। तमिलनाडु में आपको लोग, बिहार के मजदूरों को क्यों मारा गया? तमिलनाडु के आदमी को बिहार के आदमी से कोई झगड़ा नहीं, हम तो 2 साल वहां रहे। झगड़ा ये है कि तमिलनाडु में मजदूरी है 600 रुपया डेली का, अब बिहार का बेचारा गरीब जाता है, वो 400 रुपया में काम करने को तैयार हो जाता है। तो वहां का जो मजदूर गरीब है वो कह रहा है कि सब बिहारी के आने की वजह से हमारा भी रेट कम हो रहा है। तो आज तमिलनाडु में लोग हम लोग को मार रहा है। 5 वर्ष के बाद लिख कर रखिएगा, अगर दशा हम लोग का नहीं सुधरा तो यूपी और मध्य प्रदेश में भी हम लोग को मारा जाएगा। वहां पर भी लोग कहेगा कि बिहारी सबको भगाओ, क्योंकि वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। आप अपना समस्तीपुर देख लीजिए, आपका पेपर मिल बंद, आपका चीनी मिल बंद, आपका जूट मिल नाम के लिए चल रहा है। दूसरे राज्य में नया नया उद्योग लग रहा है, बिहार में जो था वो भी बंद हो गया। इसलिए जगिए, सुधारिए, खाली झंडा लेकर घूमने से नहीं होगा, सबको कंधा लगाना पड़ेगा। तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे? दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं।
उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए, जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो अनाज मिलने की बात बताई गई है। बिहार में पिछले 10 महीने पैदल चलने के बाद जो हम लोगों ने देखा, उसके तहत मैं विश्वास से आपको बता रहा हूं कि बिहार में लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। और ये 4 किलो अनाज आपको इसलिए मिल रहा है कि जो अनाज दिल्ली से आ रहा है उसमें प्रति क्विंटल 35 से 40 रुपया यहाँ के नेता और अधिकारी मिलकर चोरी कर रहे हैं। इसको आप समझ लीजिए, एक प्रखंड में करीब 15 से 25 हजार क्विंटल अनाज आता है गरीबों के लिए। हर क्विंटल पे 35 से 40 रुपया प्रति क्विंटल यहाँ के जनप्रतिनिधि और अफसर चोरी कर रहे हैं। विधायक को भी 5 रुपया 6 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा है हर महीने। इसी की वजह से आपको अनाज 5 किलो नहीं 20% चोरी करके 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी, भारत सरकार के उद्योग की बात हर लोग कर रहे हैं, वो है शराब माफिया और बालू माफिया। जहां पर चले जाइए, शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोग हर गांव में इस सरकार ने पैदा कर दिया है। शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद हो गया, लेकिन घर घर होम डिलीवरी चालू हो गया और शराब के इस कारोबार में नए लड़के लगे हुए हैं। और हर गांव में जो लोग बता रहे हैं कि लोग अब मोटरसाइकिल खरीद के, इवन युवा के साथ साथ जो लड़कियां हैं वो भी कई गांव में लोग बताते हैं कि शराब के अवैध कारोबार में लोग लगे हुए हैं। हर साल बिहार सरकार का, बिहार के लोगों का शराबबंदी के वजह से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में, शराब माफिया के हाथ में। गांव गांव में एक और समस्या शुरू हो गई। जब शराब लोगों को नहीं मिल रहा है तो लोग अलग अलग तरीके का नशा का काम शुरू कर दिए हैं। कोई स्मैक खा रहा है, कोई ड्रग्स खा रहा है। ये स्थिति पहले बिहार में नहीं थी। शराब माफिया के साथ साथ एक और जो माफिया बिहार में अभी सबसे ताकतवर है वो है बालू माफिया। जहां पर आप जाइए, बालू का बड़े स्तर पर कारोबार हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया सरकार का चोरी करके, बिहार के लोगों का चोरी करके, पुलिस और प्रशासन की मदद से अवैध बालू का कारोबार पूरे बिहार में चल रहा है। इस पूरे पदयात्रा के दौरान जो लोगों ने 3 सबसे ज्यादा शब्द मुझे बताए, वो पहला शब्द है अफसरशाही। बिहार में लोग अफसरों से परेशान हैं जो कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो किसान तत्कालिक समस्या बताते हैं, खाद और बीज की काला बाजारी, खासकर यूरिया को लेकर जो यहाँ परेशानी है, यूरिया की जो किल्लत है, 277 रुपया का यूरिया लोग 300-350 से लेकर 1200 रुपए तक खरीद रहे हैं। जो क्षेत्र नेपाल से जितने करीब है वहां पर यूरिया की कीमत उतनी ही ज्यादा है। क्यों इसकी यूरिया की किल्लत क्यों है? 2 वजह जो समझ में आ रही है कि एक तो केंद्र सरकार से यूरिया कम आ रहा है, दूसरा जो यूरिया आ रहा है वो बड़े पैमाने पर नेपाल तस्करी के माध्यम से जा रहा है। नेपाल में भारत के इसी यूरिया की कीमत 1400 रुपए प्रति बैग है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर 1400 रुपये में नेपाल पर बिक रहा है तो यहाँ पर 277 का यूरिया जो बेच रहा है उसको तो नुकसान है। इसके साथ साथ जो अवैध शराब बनाने वाले लोग हैं वो भी यूरिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको गांव देहात पंचायत प्रखंड में यूरिया की बड़ी किल्लत दिख रही है। अरे भाई, आप नीतीश कुमार जी के
बिहार के बाहर की गतिविधियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। उसको ज्यादा गंभीरता से मैं नहीं लेता हूं। लाइए हम आपको लिख कर दे देते हैं। बंगाल में आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। लाइए आज लिख कर दे देता हूं, नीतीश कुमार को जदयू का 5 सीट बिहार में नहीं आने वाला है, चाहे जो कर ले। 5 को सीट नहीं आने वाला है। जदयू का कुछ बचा ही नहीं है जमीन पर। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप जरा बताइए कि कौन आदमी आज नीतीश, ना संगठन है, ना छवि है, ना नेता है, कौन जदयू को वोट देगा? भाई दूसरी पार्टियों को चाहे जो भी हो जाए, मैं जानता नहीं, अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन जदयू का कोई भविष्य नहीं है। अब वो पार्टी का अब अंतिम काल चल रहा है, और इसलिए नहीं कि उस पार्टी में कोई खराबी है। उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ने ही अपने हाथ से उस पार्टी का क्रियाक्रम कर दिया। उनको जरूरत ही नहीं है उस पार्टी की। उनको जरूरत बस इतना है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, और चाहे पार्टी में जो है जो करे ना करे। हम भी तो उस पार्टी में रहे हैं, आज गांव गांव जा रहे हैं। जदयू में जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो बहुत सही लोग उस पार्टी में हैं। इसलिए सही लोग हैं कि ये वो लोग हैं, जब लालू जी के दौर में कोई राजनीतिक विकल्प बन रहा था तो जदयू यहाँ पर मेजर पार्टी थी। तो बहुत सारे अच्छे लोग समाज के जदयू में जुड़े हुए हैं, लेकिन या तो वो निष्क्रिय हैं या निष्क्रिय कर दिए गए हैं या दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। आप रोज पलट के कभी इधर पलट के उधर पलट के इधर, इसकी क्या गारंटी? हम रोज कह रहे हैं, क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर नहीं जाएंगे? आप खुद कह रहे हैं, आप जो इशारा जिस ओर कर रहे हैं। इधर जाइए, पीछे पूरे के अजब है जय श्री राम, राजा राम राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, सीता राम तेरी कृपा अजब है जय श्री राम। हेलो भाई, हेलो, ये हटिए ना। सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। तेजस्वी यादव की बात को तो बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। जिस पार्टी की सरकार, इनके मां और बाबूजी की सरकार थी 15 साल तक, तो इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया।
लेकिन अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 लाख की नौकरी दे देंगे। तो उनकी बात का गंभीरता से लेने का कोई मतलब नहीं। उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने के लिए करना क्या पड़ेगा, संसाधन क्या लगेगा, उनके समझ के बाहर की चीज है। लेकिन हमने इस पर टिप्पणी तब की जब नीतीश कुमार ने पिछले साल 15 अगस्त गांधी मैदान से ये कहा कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे अगले 1 साल में। तो ये वही नीतीश कुमार है जो पिछले 2 साल से इस बात पर हंसी उड़ा रहे थे कि भैया ये तो दिया ही नहीं जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार को अगर रातों रात ये ज्ञान हो गया गठबंधन बनाने के बाद कि 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो एक तो वो बात अविश्वसनीय है, क्योंकि अगर 10 लाख नौकरी दी जा सकती थी तो आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, पहले क्यों नहीं दिया था। लेकिन मान लीजिए कि अब आपको ज्ञान हुआ है, तो हमने उस समय भी कहा और आज भी दोहरा देता हूं, अगर 1 साल में, मतलब 15 अगस्त से शुरू हुआ, अगस्त तो अभी 4-5 महीने रह गया है, 1 साल में सरकार 10 लाख नौकरी सरकारी अगर दे दे, तो मैंने ये कहा ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार का झंडा लेकर ढोने के लिए तैयार हैं अगर नीतीश कुमार 10 लाख लड़कों को नौकरी देकर दिखा दे, सरकारी नौकरी देकर दिखा दे। बिल्कुल झूठी बात है, आंख में भरे दोपहरी में आंख में धूल झोंक रहे हैं। भैया 15 अगस्त को उन्होंने कहा था, आज हम लोग मई में बैठे हैं, तो 9 महीना तो हो गया, कितने लोगों को नौकरी मिली आप बताइए। आप तो पत्रकार हैं, कितने लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है 10 लाख में। तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करेंगे, उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे। आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है, इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जो पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोगों को, लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए, कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भैया आप कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही सूख गई है कि कलम टूट गया है, आप बता दीजिए। तो जब आप 10वीं पास नहीं है, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। जो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दाव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप करा रहे, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है।
आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं, कुछ जानकारी। तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है, और अगर मान लीजिए आपने करा भी लिया, अगर उसको लीगल सैंक्टिटी मिल भी गई, तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे। दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए, जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार आज जो मुख्यमंत्री हम लोग के हैं, उनकी प्राथमिकता बिहार का विकास, उनकी प्राथमिकता बिहार के लोगों की सुरक्षा, उनका पढ़ाई, उनका रोजगार नहीं है। उनकी प्राथमिकता है कि हम मुख्यमंत्री किसी तरीके से बने रहें, चाहे भाजपा के साथ रहें या लालटेन के साथ रहें, हम मुख्यमंत्री बने रहें। बिहार की जनता अपना देख ले, उनका अच्छा हो, खराब हो, भला हो, बुरा हो, नीतीश कुमार को उसकी चिंता नहीं है। नीतीश कुमार को अपने कुर्सी की चिंता है। उनको मालूम है कि वोट जनता किसी को दे, जनता चाहे वोट लालटेन को दे कि कमल को दे कि कांग्रेस को दे कि नीतीश को दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। ये जो समस्या है, इसी से बिहार को ज्यादा परेशानी है। आप वोट देते लालटेन को तो नीतीश कुमार बन गए, आपने वोट दिया कमल को तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं अहंकार हो गया है कि बिहार की जनता किसी को वोट दे, मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। तो उनको काम करने की जरूरत क्या है? अपना बैठे हुए हैं। आपने देखा कोरोना में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, हजारों बच्चे मारे मारे पूरे देश में फिर रहे थे, और नीतीश कुमार अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। इन चीजों का कोई बहुत महत्व नहीं है। कौन किससे मिलता है, कौन बैठ के चाय पीता है, कौन बैठ के प्रेस वार्ता करता है। भाई पूरा विपक्ष करीब 26 पार्टियां यहाँ बिहार में बैठी, फिर बेंगलोर में बैठी। मैं शुरू से कह रहा हूं कि सिर्फ दलों के और नेताओं के मिलने से आप सशक्त विपक्ष या ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकते। जब तक आपके पास कार्यक्रम नहीं हो, कोई नीति नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है और लोगों में आपके प्रति प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक आप चाहे जितना नेता बैठ जाइए, उससे क्या होता है। मैं पहले उदाहरण देके भी बताता हूं। कई लोगों को लगता है कि 77 में सारे विपक्षी दल एक होकर उन्होंने इंदिरा जी को हरा दिया। ये बात सच्चाई थोड़ी ना है। अगर आप समझिए कि इमरजेंसी देश में लागू नहीं होता, इमरजेंसी का मुद्दा नहीं होता, जेपी का आंदोलन नहीं होता, तो सिर्फ विपक्षी दलों के एक होने से इंदिरा जी थोड़ी ना हार जाती। 1989 में देश ने देखा कि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार को हरा दिया। तो सिर्फ दल एक साथ आकर थोड़ी ना हरा दिए। मुद्दा बोफोर्स था, भ्रष्टाचार मुद्दा था, उसके नाम पर पूरी जनता एक हुई, फिर दल एक हुए, तब ना आपको जीत मिलेगी। जब तक आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, जब तक आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, जमीन पर कार्यकर्ता नहीं है, तो जितने भी पार्टी के नेता, और ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, एनडीए के लिए भी है, नेता जितना मिल ले, जितना चाय पी ले, खाना खा ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, उससे जमीन पर क्या फर्क पड़ता है। आप वारिसनगर में पत्रकारिता करते हैं, आपको वारिसनगर में कितने लोग मिले, सामान्य आदमी जो राजनीति नहीं करता है, जो इस बात से अब कल तक भाजपा को दे रहा और बात कर रहा है कि अब भाजपा को नहीं देंगे क्योंकि 26 लोग पटना में बैठक कर रहे हैं।
जनता को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। 10 साल का मेरा अनुभव है इसी काम का। जनता को असर इससे है कि भाई उसके यहाँ सड़क बनी कि नहीं, उसको रोजगार मिला कि नहीं, महंगाई हुआ कि नहीं, भ्रष्टाचार पर आपका क्या रुख है, उस पर होता है। कौन किसके साथ चाय पी रहा देता है। तो जैसे आप हम अपने दोस्त मित्र के साथ जाकर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, ये लोग नेता है तो एक दूसरे के साथ ही बैठेगा, खाएगा। अरे भाई, आप नीतीश कुमार जी के बिहार के बाहर की गतिविधियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। उसको ज्यादा गंभीरता से मैं नहीं लेता हूं। लाइए हम आपको लिख कर दे देते। बंगाल में आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। लाइए आज लिख कर दे देता हूं, नीतीश कुमार को जदयू का 5 सीट बिहार में नहीं आने वाला है, चाहे जो कर ले। 5 को सीट नहीं आने वाला है। जदयू का कुछ बचा ही नहीं है जमीन पर। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप जरा बताइए कि कौन आदमी आज नीतीश, ना संगठन है, ना छवि है, ना नेता है, कौन जदयू को वोट देगा भाई? दूसरी पार्टियों को चाहे जो भी हो जाए, मैं जानता नहीं, अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन जदयू का कोई भविष्य नहीं है। अब वो पार्टी का अब अंतिम काल चल रहा है। और इसलिए नहीं कि उस पार्टी में कोई खराबी है, उस पार्टी के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ने ही अपने हाथ से उस पार्टी का क्रियाक्रम कर दिया। उनको जरूरत ही नहीं है उस पार्टी की। उनको जरूरत बस इतना है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, और चाहे पार्टी में जो है जो करे न करे। हम भी तो उस पार्टी में रहे हैं, आज गांव गांव जा रहे हैं। जदयू में जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो बहुत सही लोग उस पार्टी में हैं। इसलिए सही लोग हैं कि ये वो लोग हैं, जब लालू जी के दौर में कोई राजनीतिक विकल्प बन रहा था तो जदयू यहाँ पर मेजर पार्टी थी। तो बहुत सारे अच्छे लोग समाज के जदयू में जुड़े हुए हैं, लेकिन या तो वो निष्क्रिय हैं या निष्क्रिय कर दिए गए हैं या दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। आप रोज पलट के कभी इधर पलट के उधर पलट के इधर, इसकी क्या गारंटी? हम रोज कह रहे हैं, क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर नहीं जाएंगे? आप खुद कह रहे हैं, आप जो इशारा जिशोर कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर गए, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई जा सकता है। लेकिन पत्रकारों को ये पूछना चाहिए कि भाई पिछले 8 वर्ष में तो आप नहीं गए कभी, जब भाजपा के साथ थे तब नहीं जाते थे। तो ये नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे हैं। इंडिया उनके लिए दरवाजा है। खिड़की जो आप ये देख रहे हैं वो है हरिवंश जी, जिनके माध्यम से भाजपा से उनका संपर्क बना हुआ है। ये जो मैसेजिंग है, जैसे कमरे में हम लोग रोशनदानी से कैसे छोड़ देते हैं, लाइट आने के लिए एक रोशनदान बना दिया जाता है, ये सब हम मैसेज जाकर भाजपा वालों को, एनडीए वालों को दे रहे हैं कि भाई हम तो आपके बड़े वाजपेयी जो सबके श्रद्धेय है, हम उनको इतना श्रद्धा करते हैं। कोई नीतीश जी से पूछे भाई पिछले साल काहे नहीं गए थे, इस बार अभी जानने की क्या जरूरत है? ये उनका दबाव बनाने का तरीका है एनडीए वालों को कि अगर हमको आप लोग नहीं भाव दीजिएगा तो हम उधर भी जा सकते हैं, हमारा एक रोशनदान। ये नीतीश जी की पॉलिटिक्स हो तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है नीतीश कुमार का। अब और उनकी विश्वसनीयता आज के तारीख में यही है कि हर आदमी अब ये जान गया है, तो उनको उसी तरीके से डील करता है कि भैया ये कहाँ है, कहाँ रहेंगे, कोई नहीं जानता है। जब जिसके साथ है उसके साथ उनको मान लीजिए। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो बिहार के पत्रकार जो हैं ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 एमपी है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 एमपी है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो एमपी है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 एमपी नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? 26-27 गो दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और एनडीए में भी। तो उसमें
2/3 दल तो ऐसे जिसका एक को एमपी नहीं है। वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, चाहे सरकार एनडीए की बने कि इंडिया की बने, बिहार की तो समस्या ये है कि भाई हमारे लिए पलायन कौन रोकेगा। 10 वर्ष से एनडीए की भाजपा की सरकार है, तो बिहार तो 10 वर्ष पहले भी 28वां देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पलायन जो मुद्दा है उसको तो ना भाजपा एनडीए ने सुधारा है ना इंडिया ने सुधारा है। तो बिहार के लोगों के नजरिए से कैसे फायदा हो जाएगा।